बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 29 कवर करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 29 के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अप डाउन काउंटर, यानी एक ऐसा काउंटर जो आपकी काउंटिंग को अप भी काउंट करता है और डाउन भी करता है। ठीक है, अप का मतलब भी मैंने आपको बताया हुआ है। अप का मतलब होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ काउंट करना, लाइक जीरो से लेकर अप टू सोन नेक्स्ट मूव करना। और डाउन काउंटर मीन ऐसा काउंटर जो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ, लाइक 7 फिर 6 फिर 5, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो डाउन काउंटर। अब यहाँ पे दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर देखा था, तो यहाँ पे ये डाउन काउंटर की डायग्राम दिखाई जा रही है। तो डाउन काउंटर मैंने आपको ऑलरेडी जो है डिफरेंस इनमें बताया हुआ है कि अगर आपने अप काउंटर देखना हो, उसकी सर्किट डायग्राम देखनी हो, तो उसमें बहुत आसान ट्रिक है। वो क्या बोला, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके नेक्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप जो है, अगर उसकी क्लॉक इनपुट आपको कहाँ से मिल रही है, अगर आपको क्यू से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, क्यू से मिल रही है, तो इसका मतलब है, सॉरी क्लॉक पल्स नहीं, ये जे और के इनपुट, ये जो जे और के इनपुट है ना, ये वाली, एक मिनट ठहरे जरा, जे सॉरी, ये जो जे और के इनपुट है ना, अगर ये आपको मिल रही हैं क्यू आउटपुट से, मतलब प्रीवियस जे के फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट से, तो इसका मतलब है ये एक अप काउंटर है। और अगर यही जे जे नेक्स्ट आपका जो फ्लिप फ्लॉप है, इसकी अगर ये जे और के जो इनपुट है, अगर ये आपको मिल रही है कहाँ से, क्यू बार से, तो इसका मतलब है ये आपकी क्या है, डाउन काउंटर है। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी चीज़ क्लियर करवाई थी कि अगर ये जो आपकी क्लॉक पल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इस आपके फर्स्ट अगर जेके फ्लिप फ्लॉप को मिले, तो ये आपका होता है एसिंक्रोनस काउंटर। और अगर यही सेम जो क्लॉक पल्स है, अगर ये कॉमनली सबको जा रही हो, मतलब सबको मिल रही हो कॉमनली, तो इसको हम कहते हैं ये एक सिंक्रोनस काउंटर है। क्लियर? तो ये दोस्तों आपके पास चूँकि जे इस जेके फ्लिप फ्लॉप की जे और के जो इनपुट्स हैं वो आपको कहाँ से मिल रही हैं, क्यू बार से। और इसके अंदर भी देखें, इसके अंदर भी जो ये जो जे और के इनपुट्स हैं, ये भी आपको कहाँ से मिल रही हैं, क्यू बार से मिल रही हैं। प्रीवियस जितने भी जेके फ्लिप फ्लॉप हैं उनकी क्यू बार आउटपुट से मिल रही हैं। लिहाजा दिस इज़ अ डाउन काउंटर। ठीक है? तो ये एक डाउन काउंटर है। तो यहाँ पे डाउन काउंटर का लिखा भी हुआ है, तो ये आप इसको खुद भी एक दफ़ा देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी अप डाउन काउंटर। मतलब ये एक ऐसा सर्किट है जो अप भी काउंट करेगा और डाउन भी काउंट करेगा। दोस्तों इससे पहले जो आपने सर्किट पढ़े थे, वो आपने अप काउंटर का सर्किट अलग पढ़ा था, डाउन काउंटर का सर्किट अलग पढ़ा था। लेकिन अब आपने एक क्या किया, एक ऐसा सर्किट बना लिया है जिसके अंदर अप काउंटिंग भी हो रही है और डाउन काउंटिंग भी हो रही है। यहाँ पे सारा सेम वही तरीका है दोस्तों, सिर्फ फ़र्क इतना है कि देखें, जो ये जो ऊपर वाले एंड गेट है ना, ये जो ऊपर वाले एंड गेट हैं, ये यूज़ होंगे अप काउंटिंग के लिए, और ये जो नीचे वाले एंड गेट हैं ये यूज़ होंगे डाउन काउंटिंग के लिए। ठीक है? उसके बाद ये जो आपकी ये जो वायर है ना, ये वाली, इसके ऊपर अगर दोस्तों आप 1 वैल्यू दोगे तो ये अप काउंटिंग करेगा। अगर आप इसके ऊपर वैल्यू 0 दोगे तो ये डाउन काउंटिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है? जब दोस्तों आप इसके ऊपर 1 वैल्यू दोगे तो ये 1 वैल्यू का मतलब क्या, ये अप काउंटिंग करेगा। तो अप काउंटिंग की सूरत में क्या क्या करेगा, ये जो ऊपर वाले गेट है ना, ये एक्टिव हो जाएँगे और ये काउंटिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है? मतलब ये जो नीचे वाले जब आप यहाँ पे 1 दोगे, इसका मतलब ये अप काउंटिंग करेगा, तो मतलब ये जो ऊपर वाले एंड गेट हैं ये वर्किंग करना शुरू कर देंगे, और ये जो नीचे वाले एंड गेट हैं ये वर्किंग नहीं करेंगे। लेकिन जब आप डाउन काउंटिंग करोगे ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड करोगे, 0। जब आप यहाँ पे 0 प्रोवाइड करोगे तो ये जो आपके ऊपर वाले एंड गेट हैं ये वर्किंग करना बंद कर देंगे, जबकि ये जो नीचे वाले एंड गेट हैं ये वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आपका ये जो काउंटर है, ये जो हाँ जी, ये जो आपका काउंटर है ये डाउन काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो ये उसका जो है अप एंड डाउन काउंटिंग का सर्किट बनाया गया। उसके बाद दोस्तों ये टाइमिंग डायग्राम है। इस टाइमिंग डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब हमने ऊपर से जो वैल्यू है वो अप काउंटिंग की प्रोवाइड की, मतलब आप मीन 1 वैल्यू जब प्रोवाइड की, तो 1 वैल्यू को प्रोवाइड करने से क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं, इसने जो है वो अप काउंटिंग जो करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब इस टाइमिंग के अंदर, मतलब ये यहाँ से लेकर इतनी रेंज के अंदर, ये यहाँ से लेकर इतनी रेंज के अंदर ये क्या करेगा, अप काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे आपका फाइलिंग एज आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो आउटपुट है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटपुट थी 0, यहाँ पे 1 होगी, फिर 0, फिर यहाँ पे 1 होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 0, 0, ये 1 और 1। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 0 और 0 और 0 और 0। तो अगर आप इसको देखो तो ये देखो, ये 0 की बाइनरी है, ये 1 की बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है। तो मतलब ये आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने ऊपर से अप काउंटिंग के लिए 1 प्रोवाइड किया अपने सर्किट को, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि उसने काउंटिंग क्या करनी शुरू कर दिया, अब काउंटिंग करनी शुरू कर दिया।
लेकिन जैसे दोस्तों आपने यहाँ पे ज़ीरो प्रोवाइड किया, मतलब ये जो अप काउंटिंग अप डाउन वाला पिन थी, उसके ऊपर जैसे आपने ज़ीरो प्रोवाइड किया, तो मतलब अब ये क्या करेगा, अब ये इतने इतने पोर्शन में ये क्या करेगा, ये डाउन काउंटिंग स्टार्ट करना कर देगा। तो डाउन काउंटिंग आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें जी ये वैल्यू है 0, ये आप देख सकते हो, ये स्क्वायर वेव नीचे की तरफ है, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू क्या है, 1 है, ये क्या है जी 0 है और ये क्या है जी 0 है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये वैल्यू 0 है, ये भी वैल्यू 0 है और ये भी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये 2 की बाइनरी है, ये 1 की बाइनरी है, ठीक है, और ये 0 की बाइनरी है। तो आप देख सकते हैं आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हो, दिस इज़ अ डाउन काउंटिंग। उसके बाद फिर आपने दोबारा से अप के लिए 1 प्रेस कर दिया, मतलब अप एंड डाउन जो वायर थी उसके ऊपर 1 प्रोवाइड कर दी, जैसे उसके ऊपर आपने 1 प्रोवाइड किया, तो फिर अगेन से ये इतने पोर्शन के अंदर फिर अगेन से क्या करेगा, फिर अप काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया? चलें ये इसकी टाइमिंग डायग्राम थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट अप डाउन डीकेड काउंटर, यानी वो कह रहा है कि अगर आपने अप डाउन काउंटर क्रिएट करना हो ना, कौन सा डीकेड काउंटर, अब डीकेड काउंटर का मैंने आपको बताया था, डीकेड काउंटर एक ऐसा काउंटर होता है जो अपनी मैक्सिमम स्टेज तक नहीं जाता। मान लो जैसे अगर मान लो आपने 4 बिट काउंटर यूज़ किया है अप डाउन का, तो उसमें मैक्सिमम स्टेज कितनी होंगी, 4 बिट का क्या मतलब है, 4 बिट का मतलब मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया हुआ है, 2 की पावर जितनी बिट होती है उतनी 2 की पावर ले लो। तो यहाँ पे 4 बिट है तो 2 की पावर 4 अगर लें, तो जो आप पता है 16, यानी ये 0 से इसकी मैक्सिमम जो रेंज है इस काउंटर की, वो क्या है 0 से लेकर 15 तक या 15 से लेकर 0 तक, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। लेकिन चूंकि ये डीकेड काउंटर है, तो डीकेड काउंटर में ये क्या करेगा, ये 0 से लेकर मैक्सिमम 9 तक जाएगा या 9 से लेकर मैक्सिमम 0 तक जाएगा। उसके बाद दोस्तों वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपने अप डाउन डीकेड काउंटर बनाना हो तो उसकी उसके लिए बजाय बजाय आप जो है वो मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप आपस में अटैच करो। तो यानी 4 बिट का क्या मतलब है, आपको 4 फ्लिप फ्लॉप जो है आपस में अटैच करने पड़ेंगे। तो कहता है इसकी बजाय कि आप 4 फ्लिप फ्लॉप जो है आपस में कंबाइन करो, उससे बेहतर तरीका ये है कि आप एक इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ कर लो, मतलब एक आईसी यूज़ कर लो। अब दोस्तों इसके लिए जब भी आपने अप डाउन डिकेड काउंटर बनाना हो, तो उसके लिए 4 बिट अप डाउन काउंटर बनाने के लिए आपके पास एक आईसी है जिसका नंबर है 74HC190। दोस्तों ये जो आपको आईसी के नंबर है ना, ये आपको नंबर याद होने चाहिए। मतलब आपको ये पता हो कि ये वाला जो आईसी का नंबर है ये किस काउंटर के लिए यूज़ किया किया जाता है। जैसे ऊपर भी आपने 3 से 4 आईसी पढ़ के आए हो, तो ये आपको जो आईसी के नंबर है ना, ये आपको याद हो और उसके बाद ये पता हो कि ये वाला जो आईसी है, ये किस काउंटर के लिए यूज़ किया जाता है। ये अप काउंटर के लिए यूज़ होता है, ये 3 बिट डाउन काउंटर के लिए यूज़ होता है, ये अप डाउन काउंटर के लिए यूज़ होता है। तो ये आपको जो है ना ये चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो आपका आईसी है जी, ये किस काउंटर के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है कि 74HC190 जो है, ये एक ऐसा आईसी है जो कि 4 बिट अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये इसके अंदर जो पिन्स लगी हुई हैं, आपको पता है आईसी के अंदर डिफरेंट पिन्स होती हैं। उन पिन्स की जो है वो ये तफ़सील लिखी हुई है, जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये ले जनाब, ये है जी आपका वो 74HC190 आईसी, जो कि यूज़ किया जा रहा है 4 बिट अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर के लिए। अब इसके अंदर डिफरेंट पिन्स हैं, सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो आपको 4 पिन्स दिखाई दे रही हैं, D0 से लेकर D3 तक, ये आपकी डाटा पिन्स हैं, जिसके ऊपर आपको डाटा इनपुट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये जो आपकी Q0 से लेकर Q3 तक ये जो 4 इनपुट्स हैं, ये बेसिकली आपकी आउटपुट पिन्स हैं, जिनके ऊपर आपको 4 बिट आउटपुट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये जो पिन है ना, मैक्स एंड मिन, ये बेसिकली वो पिन है जो आपको ये आइडेंटिफाई करके देगी कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है, अगर तो दोस्तों आपको पता है ना अप काउंटर की फॉर्म में क्या होता है, अप काउंटर की फॉर्म में हम ये होता है कि जैसे ही हमारी मैक्सिमम रेंज आती है, मैक्सिमम रेंज मीन मान लो अगर ये 4 बिट काउंटर है, तो इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी 0 से लेकर 15 तक। अगर आप इसको अप काउंटिंग कर रहे हो तो इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 15 तक। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, 15। तो मतलब जैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना 15 आएगी, तो ऑटोमेटिक ये पिन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और ये पिन जो है इस सर्किट इस जो आईसी है इसको दोबारा से जो है वो 000 से स्टार्ट कर देगी। ऐसे ही दोस्तों अगर आप डाउन काउंटिंग कर रहे हो, तो डाउन काउंटिंग में हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू मीन कि मतलब अगर ये डाउन काउंटिंग कर रहा है तो आपकी आपकी स्टेज क्या होगी, आपकी स्टेज होगी 15 से लेकर आपकी, एक मिनट इसको रेज करके दोबारा बताता हूँ। अच्छा, अगर दोस्तों आप डाउन काउंटिंग कर रहे हो तो फिर आपकी स्टेज कितनी होगी 4 बिट काउंटर के अंदर, 15 से लेकर 0 तक। तो मतलब 15 इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और ये 0 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है। जैसे ही 0 आएगा तो ये जो डाउन काउंटर है ये ऑटोमेटिकली
दोबारा से 15 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि ये जो पिन है, जैसे ही अगर आप डाउन काउंटिंग कर रहे हो तो ये जो पिन है, ये वाली मैक्स स्लैश मिन वाली, ये अब क्या करेगी, ये अब मिनिमम जो स्टेज है उसको आइडेंटिफाई करेगी। जैसे ही मिनिमम स्टेज जो आइडेंटिफाई होगी तो फ़ौरन से ये जो पिन है ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी और ये इस ये जो हमारे पास आईसी है इसको दोबारा से 15 से स्टार्ट कर देगी। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो आरसीओ है, ये बेसिकली हमारे पास एक वो है, पिन है, जो क्या कर रही है, हमारे सर्किट को जो है रीसेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, कि जैसे ही हमारा सर्किट अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा दोबारा से उसको रीसेट कर दो। उसके बाद दोस्तों ये जो CTEN आपको दिखाई दे रही है पिन, ये एक एक्टिव लो इनपुट है। जब भी इसके ऊपर आप 0 प्रोवाइड करोगे ना तो ये आपके सर्किट को जो है वो अनेबल करेगी। उसके बाद लोड इनपुट है, ये लोड इनपुट ये भी एक्टिव लो इनपुट है, मतलब जब इसके ऊपर आप 0 प्रोवाइड करोगे तो ये क्या करेगी, ये आपके इस डाटा इनपुट के ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसको लोड कर देगी। तो मतलब जब भी आपने अपना डाटा इनपुट को लोड करना हो तो उसके लिए आप इस लोड पिन के ऊपर जो है वो 0 प्रोवाइड कर दोगे। उसके बाद दोस्तों ये D/U बार है, कि मतलब ये बेसिकली वो पिन है जिसके ऊपर आप ये बताओगे कि आपने इस आईसी को जो है वो अप काउंटिंग के लिए यूज़ करना है या डाउन काउंटिंग के लिए यूज़ करना है। अगर दोस्तों आप इसके ऊपर वैल्यू 1 दोगे ना तो ये डाउन काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डी के ऊपर बार नहीं है। दोस्तों जिसके ऊपर बार होता है ना, इसका मतलब उसके ऊपर वैल्यू 0 देने से वो एक्टिवेट होगा, और जिसके ऊपर बार नहीं ना होता उसके ऊपर आप वैल्यू 1 दोगे तो फिर वो एक्टिवेट होगा। अब देखो यहाँ पे डी के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब डी का मतलब डाउन काउंटिंग। मतलब जब आप इस पिन के ऊपर 1 प्रोवाइड करोगे ना तो ये जो आपका आईसी है ये डाउन काउंटिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगा। और जब आप इसके ऊपर देखिए यू के ऊपर बार है, यू का मतलब है अप काउंटिंग, तो जब आप इसके ऊपर 0 प्रोवाइड करोगे ना इस पिन के ऊपर तो ये जो आपका आईसी है ये अब काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद ये जो क्लॉक है ये इसके ऊपर आपको पता है वो क्लॉक क्लॉक इनपुट प्लस पल्स तो ज़रूरी होती है आपके काउंटर को वर्क करवाने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास काउंटर डिकोडिंग। अब दोस्तों ये काउंटर डिकोडिंग क्या होती है? काउंटर डिकोडिंग ये होती है कि अगर मान लो आपने अपने काउंटर, जो आपके काउंटर लगे हुए हैं उसके अंदर जो फ्लिप फ्लॉप आपने यूज़ किए हैं, उन स्पेसिफिक फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट जनरेट हो रही है उस आउटपुट से अगर आपने फर्दर किसी नेक्स्ट सर्किट को जो है वो अनेबल करना हो, तो अनेबल या डिसेबल्ड करना हो दोस्तों, उसके लिए हम जो है काउंटर डिकोडिंग यूज़ करते हैं। अब काउंटर डिकोडिंग हमें ये बताती है कि ये जो स्पेसिफिक फ्लिप फ्लॉप है, मान लो आपके पास 4 फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, फ्लिप फ्लॉप नंबर 2, फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 और फ्लिप फ्लॉप नंबर 4। अब आपको पता है जो पहला फ्लिप फ्लॉप होता है वो मैक्सिमम जो है वो 4 तक काउंटिंग करता है। जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप होता है वो 8 तक काउंटिंग करता है। जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप होता है वो 12 तक काउंटिंग करता है। और जो चौथा फ्लिप फ्लॉप होता है वो कितने तक काउंटिंग करता है? 16 तक काउंटिंग करता है। तो ये इनकी एक स्पेसिफिक रेंज है। अब दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी जो मैक्सिमम रेंज है वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा? दोस्तों इसी के लिए हम डिकोडिंग जो है वो यूज़ करते हैं। ये डिकोडिंग बेसिकली हमें ये बताती है कि ये जो आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये अपनी जो मैक्सिमम रेंज थी 4, मतलब 4 काउंटिंग जो उसने करनी थी वहाँ तक वो पहुँच चुका है। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचेगा, अब हमने आगे कोई मज़ीद अगर यहाँ से मतलब इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के थ्रू अगर नेक्स्ट किसी सर्किट को एक्टिवेट करवाना है या डीएक्टिवेट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस अपने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर लगा देंगे एक डिकोडर। जो डिकोडर हमें ये डिकोड करके देगा कि हाँ जी, जो आपकी बाइनरी जनरेट हुई है वो 4 तक पहुंच चुकी है। अब नेक्स्ट ऑटोमेटिकली अगला सर्किट जो है वो अनेबल या डिसेबल्ड हो जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट सेकंड फ्लिप फ्लॉप है इसके ऊपर जब 8 आएगा ना, तो इस 8 को हम आइडेंटिफाई करेंगे डिकोडर के थ्रू। वो डिकोडर जो है क्या करेगा, हमें जो है वो बता देगा हाँ जी 8 आ गया, अब नेक्स्ट अगला जो सर्किट है वो उसे अनेबल करना है या डिसेबल करना है। ऐसे ही दोस्तों इस पे जब जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है इसके ऊपर जैसे मैक्सिमम क्या है जी 12, जैसे इसके ऊपर 12 आए तो 12 जैसे ही आइडेंटिफाई हो तो अब अगला सर्किट जो है वो अनेबल या इसकी बेस पर अनेबल या डिसेबल होगा। ऐसे ही ये भी। तो उम्मीद है आपको काउंटर डिकोडिंग की समझ आ गई होगी कि हम काउंटर डिकोडिंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपने मुतलका फ्लिप फ्लॉप की जो मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करके अपने नेक्स्ट अगर किसी सर्किट को अनेबल या डिसेबल करना है तो उसको हम एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकें। तो यही जो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है ये आप देख सकते हो, ये आपका सिंपल फ्लिप फ्लॉप ये काउंटर है। ठीक है, जो कि एक कौन सा काउंटर लगा हुआ है, ये एक अप काउंटर बना हुआ है। ये कौन सा काउंटर है? अप काउंटर है। ठीक है, अप काउंटर 4 बिट अप काउंटर सिंक्रोनस काउंटर है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो क्लॉक पल्स है ये सबको कॉमन मिल रही है। तो ये तो आपको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो नई चीज़ आई है वो ये देखो ये वाले आपके गेट्स हैं। ये देख रहे हो, ये आपका एंड गेट है, ये आपका एंड गेट है और ये आपका नैंड गेट है। ये जो दोस्तों आपका फर्स्ट एंड गेट है ना, ये बेसिकली यूज़ हो रहा है 4 के ऊपर। मतलब ये एक्टिवेट कब होगा, जब आपके पास वैल्यू जो है 4 आएगी। मतलब जब इस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर इस काउंटर के ऊपर वैल्यू जब 4 आएगी ना, 4 का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे 0, ठीक है, और उसके बाद 0 और उसके बाद 1। हाँ, उल्टा लिखते हैं ना, मतलब बाइनरी को उल्टा लिखते हैं। तो मतलब आपको पता है 4 की बाइनरी क्या होती है? 1 0 0। तो यहाँ देखो 1 0 0। मतलब जब आपके इन तीन फ्लिप फ्लॉप के ऊपर
पहले फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 0 आउटपुट, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 0 और तीसरे फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 1 आउटपुट आएगी ना, तो क्या होगा, ये जो आपका फर्स्ट एंड गेट है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये जो सेकंड एंड गेट है, ये कब एक्टिवेट होगा, जब आपके इस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्या आउटपुट आएगी, 8 आउटपुट आएगी। 8 आउटपुट की बाइनरी क्या होती है, 1000, मतलब 1 0 0 और 0। तो मतलब जब आपकी इस तरह चारों फ्लिप फ्लॉप के ऊपर ये वाली वैल्यू आएगी ना, तो क्या मतलब फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 0, सेकंड फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 0, थर्ड फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 0 और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 1, तो ऑटोमेटिक आपका ये सेकंड जो एंड गेट है ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और इससे आगे फर्दर अगर आपने किसी सर्किट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करवाना तो वो आगे फर्दर मूव करेगा। इस तरह जब आपकी इस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर जब वैल्यू 12 आएगी ना, तो आपका ये जो नैंड गेट लगा हुआ है ये एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए, तो ये दोस्तों होता है आपका काउंटर डिकोडिंग। तो बस आपने इसका बस इतना कंसेप्ट याद रखना था कि काउंटर डिकोडिंग हम क्यों करते हैं और इसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अब, तो ये उसकी दोस्तों बताई जा रही है हमारे पास टाइमिंग डायग्राम डिकोड आउटपुट की। अब दोस्तों ये टाइमिंग डायग्राम में बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप इस तरह से काउंटर डिकोड करते हो ना, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, चूंकि ये जो नीचे गेट लगे हुए हैं, ये एंड गेट, ये वाला एंड गेट और ये नॉन नैंड गेट, ये कनेक्ट इस क्लॉक पल्स के साथ कनेक्ट नहीं है। ये तीनों गेट्स इस क्लॉक पल्स के साथ कनेक्ट नहीं है। जब दोस्तों क्या होगा अब, कि जब आपकी क्लॉक पल्स आएगी तो वो क्लॉक पल्स आपके इन चारों फ्लिप फ्लॉप पे वर्किंग तो सही से कर रही है, लेकिन चूंकि वो क्लॉक पल्स इन तीनों गेट्स पे अप्लाई नहीं हो रही, लिहाजा आपके इन फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पहले आएगी, यानी इन फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पहले जनरेट हो जाएगी, जबकि आपके जो गेट्स लगे हुए हैं इनकी आउटपुट थोड़ी देर के बाद जनरेट होगी। मतलब जिसको आप कहते हो यहाँ पे ग्लिच आ रहा है, मतलब थोड़ी देर बाद, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोगेशन डिले है। आपको मैंने बताया था ना प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, क्या मतलब जब आपकी आउटपुट इनपुट आपको मिली तो उसके थोड़ी देर के बाद आउटपुट जनरेट हुई, तो ये जो दरमियान में ये जो डिले आ रहा है इसको हम प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यही सेम होगा कि चूंकि ये आपके जो नीचे वाले गेट्स हैं जो कि आपके नेक्स्ट सर्किट के लिए डिकोड के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो डिकोडिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो ये जो कि इस क्लॉक के साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डिले आएगा, मतलब प्रोपेगेशन डिले आएगा। यहाँ पे ये मैं आपको टाइमिंग डायग्राम से प्रूव भी कर देता हूँ। अब ये देखो दोस्तों, ये चूंकि ये जो सर्किट है हमारा, ये वर्क कर रहा है फॉलिंग एज के ऊपर, तो ये देखो जैसे ही फॉलिंग एज आए तो ये यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि देखो जैसे ही फॉलिंग एज यहाँ पे आ रहा है, तो ये देखो ज़रा जो एंड गेट की आउटपुट थी वो थोड़ी देर के बाद जनरेट हुई है। ये देख रहे हो, यहाँ पे भी देखो ये थोड़ी देर के बाद जनरेट हो रही है, ये देखो थोड़ी देर के बाद जनरेट हो रही है। तो ये जो दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रोपोगेशन डिले आ रहा है, इस प्रोपोगेशन डिले को रिमूव अगर आपने करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आप जो है, यानी इस सोल्यूशन का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप अपने इन तीनों जो गेट्स हैं इनको कनेक्ट कर दो किसके साथ, इस क्लॉक इनपुट के साथ, कि जैसे ही क्लॉक इनपुट आए तो फ़ौरन से ये तीनों गेट्स भी वर्क करें उसी सेम टाइम के ऊपर ये तीनों गेट्स भी वर्क करने चाहिए। ठीक है? समझे बात को? और दूसरी बात ये कि ये जो तीनों गेट्स हैं ना, चूँकि ये क्लॉक पल्स जो है इन फ्लिप फ्लॉप को किस एज के ऊपर काम करवा रही है? नेगेटिव एज के ऊपर, मतलब फॉलिंग एज के ऊपर। जैसे ही फॉलिंग एज आता है तो ये फ्लिप फ्लॉप काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, चूँकि ये क्लॉक पल्स फॉलिंग एज के ऊपर जो है वो इन फ्लिप फ्लॉप को काम करवा रही है, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा एज है ना, यानी राइजिंग एज जो होगा, तो उस राइजिंग एज को यूज़ कर लेंगे इन गेट्स को वर्क करवाने के लिए। ठीक है? तो दो दो स्टेप आपने परफॉर्म किए। पहला कि आपने इन तीनों गेट्स को कनेक्ट कर दिया क्लॉक के साथ, क्लॉक इनपुट के साथ। दूसरा आपने ये किया कि जो फॉलिंग एज था वो यूज़ हो रहा था फ्लिप फ्लॉप के लिए, और जो आपने राइजिंग एज था क्लॉक का उसको यूज़ कर दिया इन गेट्स के लिए। अब आपकी जो वो प्रोपोगेशन डिले आ रहा था वो अब नहीं आएगा। ठीक है? तो ये इसका सोल्यूशन था। अच्छा जी, नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास काउंटर एप्लीकेशन। यहाँ से अब आपका सही से, मतलब ये जो लेक्चर नंबर 29 ना, यहाँ से आगे इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो रहा है। जो इससे पहले आपने सर्किट पढ़े हैं ना, मतलब इस लेक्चर 29 के शुरू पे जो आपने को मैंने जितना पढ़ाया, वो कुछ ज़्यादा ख़ास आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं कह सकते। हाँ, यहाँ से अब आपके ज़्यादा मेन जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है, काउंटर एप्लीकेशन। तो काउंटर एप्लीकेशन के दोस्तों आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये आपको साथ शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि काउंटर एप्लीकेशन जो है वो बताओ, उनके नाम बताओ, काउंटर एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ यूज़ होती हैं। तो आपको इनके सिर्फ़ नाम याद होने चाहिए। अगर आप सिर्फ़ नाम याद करते हो तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और अगर आप इसकी थोड़ी-सी साथ एक्सप्लेनेशन लिख लेते हो अपनी वर्डिंग में, जैसे मैं आपको समझाऊँगा एक्सप्लेनेशन, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि सर आपको कह सकते हैं कि प्लीज़ डिस्क्राइब द काउंटर एप्लीकेशंस। तो 2 से 3 एप्लीकेशन सिर्फ़, वैसे तो बहुत सी होंगी लेकिन यहाँ पे 2 से 3 बताई गई हैं, तो आपने यही जो है, अगर लॉन्ग में आता है तो फिर आपने
इन तीनों एप्लीकेशन के नाम और साथ उनको थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो फिर आपने सिर्फ ओनली क्या करना है, अपने काउंटर एप्लीकेशन के सिर्फ नाम लिख देने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला काउंटर एप्लीकेशन यानी जो हमारे पास काउंटर है, उसकी जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है डिजिटल क्लॉक, कि हम डिजिटल क्लॉक्स के अंदर जो है वो काउंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों डिजिटल क्लॉक्स कैसे काम करते हैं। डिजिटल क्लॉक्स के अंदर क्या होता है कि आपका 0-0 से शुरू होता है, फिर ऑटोमेटिकली सेकंड जो सेकंड चल रही होती हैं, 0-0 से 0 1 हो जाता है, फिर 0-2 हो जाता है। तो ये क्या है? ये काउंटिंग तो हो रही है, अब काउंटिंग हो रही है। तो ये अब काउंटिंग कौन करवा रहा है? ये आपका काउंटर करवा रहा है, किसके अंदर? डिजिटल क्लॉक्स के अंदर। तो ये दोस्तों इसका पहला जो है वो एप्लीकेशन है, इस्तेमाल है कि काउंटर को हम अपने डिजिटल क्लॉक्स में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये उसकी एक सर्किट डायग्राम दिखाई जा रही है। तो इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा-सा मैं अपनी वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ, सबसे पहले आपने अपने डिजिटल क्लॉक्स के सर्किट काउंटर को जब यूज़ करते हो काउंटिंग करवाने के लिए, तो वो इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले आपके पास ये एक सर्किट है जो कि वेव शेपिंग सर्किट है, जिसको आपने क्या किया, जिसको आपने 50 हर्ट्ज़ का जो है वो एसी सिग्नल प्रोवाइड किया, जो कि 220 वोल्ट का सिग्नल था। जब दोस्तों आपने ये 50 हर्ट्ज़ यानी 220 वोल्ट का एसी सिग्नल जो है वो इस वेव शेपिंग सर्किट को प्रोवाइड करोगे, तो ये वेव शेपिंग सर्किट क्या करेगा, ये इस एसी सर्किट को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, 5 वोल्ट के अंदर, मतलब 50 हर्ट्ज़ 5 वोल्ट सिग्नल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा, जो कि आपका एक डिजिटल डिजिटल सिग्नल बन जाएगा। जो आपका एसी सिग्नल था ना, वो एसी सिग्नल जब इसको मिलेगा ना, इस वेव शेपिंग सर्किट को, तो ये वेव शेपिंग सर्किट उस एसी सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, डीसी के अंदर, यानी 5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब उस 5 वोल्ट डीसी सिग्नल को आप जो है वो पहले डिवाइड करोगे 10 के ऊपर, फिर जो आपके पास आउटपुट आएगी उसको आप मजीद डिवाइड करोगे 5 के ऊपर। तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो सिग्नल मिलेगा ना, वो कितना होगा, 1 हर्ट्ज का होगा, मतलब 5 वोल्ट सिग्नल होगा, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्ज होगी। अब 1 हर्ट्ज का मतलब क्या, 1 हर्ट्ज का मतलब है कि अब 1 फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करते हैं, तो दोस्तों 1 सेकंड के अंदर आपके जितने साइकिल कंप्लीट होने को हो रहे हो ना, हम कहते हैं इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे देखें, या इसका मतलब ये है कि आपके पर सेकंड के अंदर यहाँ पे 1 साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, इसीलिए। तो 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है? तो दोस्तों ये जो 1 फ्रीक्वेंसी है, ये बेसिकली मिलेगी किसको? आपके इस नेक्स्ट सर्किट को यहाँ पे मिलेगी। अब दोस्तों ये जो है ना आपके, ये जो 2 आपके लगे हुए हैं, ये बॉक्सेस, मतलब ये सर्किट लगे हुए हैं, ये बेसिकली सेकंड्स के लिए हैं, ये आपके मिनट्स के लिए हैं, ठीक है? और ये आपके दोनों जो हैं वो आवर्स के लिए हैं। अब ये कैसे वर्क करेंगे, ये देखें, जैसे ही यहाँ पे वैल्यू आएगी तो ये स्टार्ट होगी 0-0 से, मतलब 0 और 0 से स्टार्ट होगी, मतलब 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 1 मिनट ठहरें ज़रा। ये 0 से स्टार्ट होके, हाँ, 0-0 से स्टार्ट होगी, बल्कि क्योंकि आपको पता है 0-0 दिखाई देता है हमें, वहाँ पे 0-0 दिखाई देता है। अच्छा, नहीं, एक ही सिंगल ज़ीरो होगा, क्योंकि ये सेकंड है ना, तो सेकंड सेकंड के अंदर 2 डिजिट होते हैं ना, तो 1 डिजिट इसके लिए, इसके अंदर। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये 2 सेकंड के लिए हैं, तो जो आपके सेकंड के अंदर 2 डिजिट होते हैं ना, जैसे मान लो 60 सेकंड, हम कहते हैं 60 सेकंड हो गए हैं, या 59 सेकंड हो गए हैं, तो हम कहते हैं 58 सेकंड हो गए हैं। तो अब ये 58 के अंदर क्या होगा, पहला जो डिजिट है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और जो दूसरा डिजिट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था, यहाँ पे 0-0 नहीं, सिंगल 0 आएगा। तो मतलब ये स्टार्ट करेगा 0 से और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे 200 सेकंड में जैसे ही यहाँ पे 9 आता है, तो उससे पीछे वाला जो यहाँ पे डिजिट होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है? अच्छा जी, तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ होगी कि ये वाला जो आपका बॉक्स है, ये 0 से लेकर 9 तक मूव करेगा। जैसे ही यहाँ पे 0 से 9 तक मूव ये करके, जैसे ही यहाँ पे 10 आएगा ना, तो फ़ौरन से इससे पीछे वाला जो ये वाला बॉक्स है ना, मतलब ये जो वाला सर्किट है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब इसमें +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ये जो सेकंड वाले दोनों दोनों सर्किट्स हैं, ये कैसे वर्क करेंगे, ये बेसिकली 0-0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएँगे, मैक्सिमम 59 तक जाएँगे। कहाँ तक जाएँगे? 59 तक जाएँगे। जैसे ही यहाँ पे 59 के बाद 60 आएगा, तो फ़ौरन से क्या होगा, उसकी वजह से ये जो पीछे वाला मिनट वाला जो सर्किट है, इसके अंदर जो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है? जैसे ही 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये जो आपके दोनों सर्किट हैं, ये मिनट्स पे काम कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये भी क्या करेगा, 0 से लेकर 9 तक मूव करेगा। जैसे ही यहाँ पे भी 10 आएगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो पीछे वाला मिनट का ये जो पीछे वाला सर्किट है, इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और ये भी जो है, दोनों ये जो मिनट वाले दोनों सर्किट हैं, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक मूव करेंगे, ये 0-0 से लेकर कहाँ तक जाएँगे, 59 तक जाएँगे। जैसे ही यहाँ पे 60 आएगा, तो फ़ौरन से क्या होगा, ये पीछे वाला जो आर वाला जो आपका सर्किट है, ये ऑटोमेटिक 1 का इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे ही 1 का इंक्रीमेंट होगा, अब ये जो आर वाला सर्किट है, इसमें अभी ये 2 सर्किट लगे हुए हैं। अब ये जो पहला ये वाला सर्किट है, इसमें
ये स्टार्ट करेगा कहाँ से बोला, ये स्टार्ट करेगा 1 से, कहाँ से स्टार्ट करेगा 1 से, और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जाएगा। इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें जो है ना वो 1 से लेकर 9 तक, 0 से बल्कि स्टार्ट करेगा, 0 भी तो आ सकता है क्योंकि 10 भी तो आना है। हाँ ठीक है, 0 से लेकर 9 तक मूव करेगा। तो जैसे ही ये 0 से लेकर 9 तक मूव करके जैसे इसमें 10 आएगा तो 4 से क्या होगा, ये जो पीछे वाला इसका आर वाला सर्किट है इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये स्टार्ट करेगा कहाँ से, 0 से, 0 से, या आप इसको 0 1 से भी कह सकते हैं, हाँ 0 1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 12 तक जाएगा, मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरह से ये इसकी अंदर इनर वर्किंग थी जो मैंने आपको बताई है कि ये यहाँ से ये लग रही है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो सर्किट वर्क करेंगे, अब इन काउंटर्स के नीचे जो है लगे हुए हैं, ये आपके काउंटर्स हैं, ये क्या है, काउंटर्स हैं, ये जिनको मैं कह रहा था ना सर्किट, दिस इज द काउंटर्स, ये काउंटर्स हैं। अब ये काउंटर्स आगे फर्दर नीचे अटैच है किसके साथ, BCD7 सेगमेंट डिकोडर के साथ। अब BCD7 सेगमेंट डिकोडर मैंने आपको ऑलरेडी मिड के सिलेबस में बताया था कि ये BCD7 जो सेगमेंट डिकोडर होता है, ये बेसिकली एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है जिसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर जो है डिजिटल वॉच की तरह वो जो दिखाई दे रहा था ना 8 बना आता है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर वो वैल्यू है वो डिस्प्ले होती है फिर, क्लियर। तो ये जो भी काउंटर की वैल्यू होगी ना, वो काउंटर की वैल्यू बेसिकली आपको उसके मुतालिका ये नीचे BCD7 सेगमेंट डिकोडर के अंदर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से दोस्तों डिजिटल क्लॉक के अंदर आपका काउंटर जो है वो वर्क करता है। उसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही छोड़ दें आप। उसके बाद ये इसकी टाइमिंग डायग्राम आ जाती है, टाइमिंग डायग्राम को देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेन जो कंसेप्ट था वो यही था कि आपने एप्लीकेशन का सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है। तो मैंने जो आपको ऊपर बताया ना, पहला कंसेप्ट क्या बताया, पहली ये जो उसका इस्तेमाल है काउंटर का वो डिजिटल क्लॉक के अंदर, तो डिजिटल क्लॉक के अंदर मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन उसकी बता दिया। अब नेक्स्ट दोस्तों दूसरा जो इस्तेमाल है काउंटर का वो है जी फ्रीक्वेंसी काउंटर, कि मतलब आप काउंटर्स का यूज़ करते हो फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए। मान लो आपके पास एक इनपुट फ्रीक्वेंसी है, अगर आपने उसको काउंट करना हो तो उसके लिए हम जो है काउंटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसकी थोड़ी सी जो है डिटेल लिखी हुई है, इस डिटेल को आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि 1 सेकंड के अंदर जितनी साइकिल्स कंप्लीट होंगे वो बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, और उसको उस फ्रीक्वेंसी को हम काउंट करेंगे किसके साथ, अपने काउंटर के साथ। ये इसकी सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को जो है मैं समझा देता हूँ, बाकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वो आप पेपर में अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अब ये देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंड गेट है ना बेसिकली ये इसकी एक जो इनपुट है वो कनेक्ट है किसके साथ, हमारे इनपुट सिग्नल विद अननोन फ्रीक्वेंसी, मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसको हम नहीं जानते कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिसको हमने काउंट करना है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को ही तो हमने काउंट करना है, जिसकी वजह से हम इसको अननोन फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। दोस्तों इस अननोन फ्रीक्वेंसी को हम प्रोवाइड करेंगे अपने इस एंड गेट की एक इनपुट के ऊपर, जबकि ये जो एंड गेट की दूसरी इनपुट है वो कनेक्ट है सैम्पलिंग इंटरवल के ऊपर। सैम्पलिंग इंटरवल का मतलब ये है कि आपने कितनी देर के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट करनी है। मान लो आपने कहा मुझे 2 मिनट के लिए काउंट करनी है, मुझे मुझे 3 मिनट के लिए काउंट करनी है, मतलब जितने सैम्पलिंग इंटरवल का मतलब ये है कि कितने सेकंड्स के लिए आपने ये जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट करनी है। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो एंड गेट की इनपुट आउटपुट होगी ये आगे फर्दर एज ए इनपुट इस काउंटर को मिलेगी। ये जो काउंटर है ये आपकी इस आने वाली अननोन फ्रीक्वेंसी को काउंट करना स्टार्ट कर देगा, और जब काउंट करना स्टार्ट कर देगा तो जो भी उसका काउंटर का आंसर होगा वो आपको इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के थ्रू इस यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, कि यानी आपका काउंटर आपको ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि आपकी जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी ये कितनी थी, ठीक है। जब दोस्तों आपकी अननोन फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपको सैंपल इंटरवल कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो क्लियर इनपुट है इसको एक्टिव कर देंगे। जैसे ये क्लियर इनपुट एक्टिव होगी तो ये हमारे काउंटर को जो है दोबारा से 0 0 से स्टार्ट कर देगी, ताकि हम नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको काउंट करने के लिए नए से जो है वो अपने आप को रेडी करें, क्लियर। तो इस तरह ये जो है आपको बताया जा रहा है, ये देखो ये आगे इसकी टाइमिंग डायग्राम है, इस टाइमिंग डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे इनपुट सिग्नल आएगा, तो इनपुट सिग्नल के आने से हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने काउंटर को रीसेट किया, अपने काउंटर को क्या कर दिया, रीसेट किया। जब रीसेट हमने कर दिया उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको सैम्पलिंग इंटरवल मिल रहा है, ये सैम्पलिंग इंटरवल। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब तक आपने ये फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है ना, तब तक आप इस सैम्पलिंग इंटरवल के ऊपर 1 प्रोवाइड करोगे, क्या प्रोवाइड करोगे, 1 प्रोवाइड करोगे, क्लियर जी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये है जी आपका सैम्पलिंग इंटरवल इतना इतने टाइम के लिए, जैसे ही इतने टाइम के लिए आपको सैम्पलिंग इंटरवल 1 हुआ, ये देखो इसकी वैल्यू 1 है, जैसे ही 1 हुआ तो ये आप देख सकते हो कि जो आपकी काउंटर इनपुट थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर रही है उतनी देर के लिए। ये देखो जैसे जैसे पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, मतलब राइजिंग एज जा रहा है, तब तक आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट होती जा रही है। लेकिन जैसे ही
सैम्पलिंग इनपुट जो इंटरवल जो है वो जैसे ही ख़त्म हुआ तो फ़ौरन से आपकी फ्रीक्वेंसी काउंट होना बंद हो गया और दोबारा से आपका जो काउंटर है वो दोबारा से रीसेट हो गया, मतलब 0 0 0 0 0 0 हो गया। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट बस 2 ही एप्लीकेशन थी ऊपर, जो सामने हमें एप्लीकेशन बताई हैं वो सिर्फ 2 ही थी। तो पहले क्या थी, डिजिटल क्लॉक काउंटर यूज़ इन डिजिटल क्लॉक्स, और दूसरा क्या है, काउंटर यूज़ फॉर फ्रीक्वेंसी काउंट्स। ठीक है, तो 2 आपको मैंने बताई हैं जनाब इस्तेमालात, तो उनके आपको नाम याद हो शॉर्ट के लिहाज से, और जो मैंने आपको थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन बताई है उसको अपने अपनी वर्डिंग में लिखना है लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक आ जाता है जी हमारे पास, डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कि इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आपको ये समझाया जाएगा कि किस तरह से आप अपने सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन करते हो। ठीक हो गया? तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताया जा रहा है, काउंटर कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंट यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप इंस्टेड ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। कि दोस्तों हमारे पास जो काउंटर्स होते हैं उनको हम जो है वो बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी, जेके फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी, और एस एसआर फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी इनको बना सकते हैं काउंटर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बेसिकली आपको वो स्टेप्स बताए जाएंगे जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने काउंटर सर्किट को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। क्लियर? ऊपर आपने ये सारे के सारे सर्किट खुद पढ़ के आए हो, मतलब वहाँ पे आपको सर्किट बने हुए मिल रहे थे। जो इससे पहले आपने जितने भी पीछे टॉपिक पढ़े ना, उनमें क्या था, आपको सर ने सर्किट बना के दिए हुए थे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझाया जाएगा, अब ये सिखाया जाएगा कि आपने वो जो ऊपर आपको सर्किट डिफरेंट तरह के दिखाई दे रहे थे ना, वो डिफरेंट तरह के सर्किट्स आप किस तरह से बना सकते हो। तो चलें, अब इस कंसेप्ट को आपने बड़े अच्छे से समझना है। दोस्तों इस लेक्चर 29 के जो 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो 2 थे। कौन-कौन से? एक जो अभी भी पढ़ाया मैंने आपको, कौन-सा बताया, एप्लीकेशन ऑफ काउंटर्स, और दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला है, डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर, कि जब आपने सिंक्रोनस काउंटर बनाना हो तो उसको आपको किस तरह से डिज़ाइन करते हो। तो वो आपको सबसे पहले ये भी बता दिया मैंने आपको, काउंटर बनाने के इम्प्लीमेंट करने के लिए आप डी फ्लिप फ्लॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जेके फ्लिप फ्लॉप का भी, या फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप का भी। अब यहाँ पे दोस्तों स्टेप्स बताए जाने लगे हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों स्टेप है वो है सीक्वेंशियल सर्किट। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताओ सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। सीक्वेंशियल सर्किट को दोस्तों हम स्टेट मशीन भी कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर मेमोरी एलिमेंट भी लगा होता है, मतलब अपने रिकॉर्ड को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी स्टोर करने के लिए हमारे सर्किट के अंदर अगर मेमोरी एलिमेंट भी यूज़ किया जा रहा हो, तो ऐसे सर्किट को हम सीक्वेंशियल सर्किट भी कहते हैं। और अगर आपके सर्किट के अंदर कोई भी मेमोरी एलिमेंट यूज़ नहीं किया गया, तो इसका मतलब है वो एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। अब दोस्तों ये पूरे का पूरा जो सर्किट है ये बेसिकली एक सीक्वेंशियल सर्किट सर्किट है। ये कैसी सीक्वेंशियल सर्किट है? क्योंकि दोस्तों सीक्वेंशियल सर्किट बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक कॉम्बिनेशन सर्किट की और एक मेमोरी एलिमेंट की। अगर दोस्तों आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह कॉम्बिनेशन सर्किट बनाओ तो ये आपका ओनली कॉम्बिनेशन सर्किट है। लेकिन अगर आपने सीक्वेंशियल सर्किट बनाना है, तो आप अपने उसी कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ एक मेमोरी एलिमेंट अटैच कर देते हो, जिसकी वजह से वो बन जाता है आपके पास एक क्या बोला, सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, अब दोस्तों ये जो आपकी सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर ये जो मेमोरी एलिमेंट होता है ना, इसकी एक क्लॉक इनपुट होती है और ये इसकी आउटपुट है, और इस मेमोरी एलिमेंट को एक इनपुट मिल रही होती है जो आपने इस मेमोरी एलिमेंट में कुछ देर के लिए स्टोर करनी है। अब इस मेमोरी एलिमेंट को जो आपको इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन इनपुट। एक्साइटेशन इनपुट, ठीक है, इसको कहते हैं एक्साइटेशन एक्साइटेशन इनपुट। क्लियर हो गया जी। उसके बाद उसमें नेक्स्ट हमारे पास, आपको ये तो समझ आ गई कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं। अब सीक्वेंशियल सर्किट को हम स्टेट मशीन भी कहते हैं। ये आपने जो है वो एमसीक्यू के हवाले से जो है इसको क्लियर कर लेना। अब आप वो स्टेप्स पढ़ने जा रहे हो दोस्तों, ये देखो ये लिखा हुआ है डिज़ाइन प्रोसीजर, कि मतलब जब भी आपने काउंटर सर्किट डिज़ाइन करना है तो आप इन 6 स्टेप्स को जो है वो परफॉर्म करोगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है वो है जी स्टेट डायग्राम। के सबसे पहले आप कोई भी सर्किट अगर आपने डिज़ाइन करना हो तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है स्टेट डायग्राम। अब ये दोस्तों जो आपको मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ ना, ये स्टेप आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इनके सिर्फ नाम पूछे जा सकते हैं कि बताओ किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने की जो जो प्रोसीजर होता है, जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के नाम डिफाइन करो। दोस्तों आपने उनके इनके नाम याद करने हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना है। ये टॉपिक शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से भी, और एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया जी? तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहला जो स्टेप है उसका नाम क्या है, स्टेट डायग्राम। के सबसे पहले आपने स्टेट डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। तो दोस्तों अब स्टेट डायग्राम क्या होती है, स्टेट डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे, कि यहाँ पे स्टेट डायग्राम क्या है, ये किसको रहा है। मान लो आपके पास 3 बिट काउंटर है। कितने बिट काउंटर है? 3 बिट काउंटर। अब 3 बिट का क्या मतलब है कि 2 की पावर आप कितनी लोगे, 3 लोगे। 2 के ऊपर 3 लें तो दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 8 आती है। तो मतलब 8 का मतलब क्या है
कि आपके इस सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम स्टेजेस होंगी ना, वो कितनी होंगी, 0 से लेकर 7 तक होंगी। अगर अगर तो ये अप काउंटर है तो 0 से लेकर 7 तक, और अगर ये डाउन काउंटर है तो फिर 7 से लेकर 0 तक। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम स्टेजेस यानी मैक्सिमम स्टेट्स होंगी। तो दोस्तों ये जो मैक्स आपके जितने बिट काउंटर आपने बनाना है, उसकी जो मैक्सिमम स्टेट्स होती हैं, जो स्टेजेस होती हैं, जब हम आप उन स्टेजेस को एक डायग्राम की फॉर्म में बयान करते हो ना दोस्तों, इसको हम कहते हैं स्टेट डायग्राम। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि स्टेट डायग्राम क्या होती है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक 3 बिट अप काउंटर दिखाया जा रहा है, जो कि आपकी वैल्यू को 0 से लेकर 7 तक जो है वो काउंट करेगा। और कैसे मूव करेगा, मतलब 0 से लेकर 7 तक, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये एक अप काउंटर है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में आपको तो क्या दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम में बेसिकली आपको दिखाया जा रहा है कि ये एक आपका 3 बिट अप काउंटर है, जिसकी मैक्सिमम स्टेट्स कितनी है, 7 स्टेट्स है। ये देखो, सबसे पहले वैल्यू क्या थी, 000, जो कि 0 की बाइनरी है। उसके बाद नेक्स्ट ये इंक्रीमेंट हुआ, तो इसकी वैल्यू होगी 001। फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट हुआ 0010, फिर नेक्स्ट 011, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट हुआ 100, 101, 110, और फिर लास्ट पे 111। जैसे 111 यानी 7 आया, तो फिर ये दोबारा से 00 से स्टार्ट हो गया। तो दिस इज अ स्टेट डायग्राम, इसको कहते हैं स्टेट डायग्राम। तो उम्मीद है आपको स्टेट डायग्राम की समझ आई होगी कि स्टेट डायग्राम किसको कहते हैं हम। तो मैंने आपको बहुत ही इजी वर्डिंग में समझा दिया। सबसे पहला जो स्टेप था किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने का, जो सबसे पहला स्टेप था स्टेट डायग्राम, वो मैंने आपको बता दिया है कि स्टेट डायग्राम क्या होती है। जब आप डायग्राम की फॉर्म में अपनी तमाम के तमाम स्टेट्स को जो है वो डिफाइन कर देती हो। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों जो सेकंड स्टेप है वो है नेक्स्ट स्टेट टेबल। अब ये नेक्स्ट स्टेट टेबल दोस्तों क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट टेबल ये होता है कि मान लो आपकी मान लो करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, आपने इसको आइडेंटिफाई करना होता है। मान लो अगर आपकी करंट स्टेट 1 है, तो मुझे बताओ अप काउंटर के अंदर नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 1 के बाद 2 होगी, ज़ाहिर बात है। अगर मान लो आपकी दोस्तों करंट स्टेट यानी प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टेट है ये बेसिकली आप इसको करंट स्टेट कह सकते हो। तो अगर मान लो आपके अप काउंटर के अंदर करंट स्टेट 4 है, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ज़ाहिर बात है 5 होगी, क्योंकि आपको पता है अप काउंटर क्या करता है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करता है। तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास करंट स्टेट जो है वो 7 है, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी भला, नेक्स्ट स्टेट होगी 8। अगर ये 4 बिट काउंटर है तो फिर 7 के बाद 8 इसकी नेक्स्ट स्टेट होगी। तो यहाँ पे इस आप टेबल के अंदर देख सकते हैं कि ये इसकी प्रेजेंट स्टेट दिखाई जा रही है। ये जो 3 बिट हैं ये इसकी प्रेजेंट स्टेट के लिए हैं, और ये जो आपके पास इस टेबल के अंदर जो नेक्स्ट 3 बिट हैं ये इसकी नेक्स्ट स्टेट को दिखा रही हैं। ये देखें, आप ज़रा गौर से देखिएगा। देखो, अगर आपकी करंट स्टेट 0, 0 और 0 है, जिसका मतलब वैल्यू 0, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 1 होगी। ये देखो इसकी नेक्स्ट स्टेट लिखी हुई है 0, 0 और 1। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर आपकी करंट स्टेट जो है 1, 1 और 1 है, तो इसका मतलब इसकी जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या होगी, दोबारा से 0, 0 और 0 होगी। तो आप देख सकते हैं, ये देखो इसकी अगर करंट स्टेट 7 है, ये 111 का मतलब क्या है, 7, 11 का मतलब क्या है कि इसकी करंट स्टेट क्या 7 है। तो जैसे दोस्तों आपके 3 बिट काउंटर के अंदर 7 आता है, तो वो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट फिर दोबारा कहाँ से शुरू शुरू हो जाता है, 0 से। जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि इस आप डायग्राम में देखो जरा, जैसे ही 7 आएगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वो फिर दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर करंट स्टेट जो है वो आपकी 7 है, तो नेक्स्ट स्टेट फिर दोबारा से क्या होगी, 0 होगी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, इसको कहते हैं क्या बोला, नेक्स्ट स्टेट टेबल। तो ये नेक्स्ट स्टेट टेबल भी आपको देखो बनाना आ गया, इतना इजी है ना कि जो भी करंट स्टेट होगी उससे जो आगे वाली स्टेट है वो आपकी नेक्स्ट स्टेट कहलाएगी। तो इसी इसी को अगर आपने इस तरह एक टेबल की फॉर्म बना दो तो ये आपकी बन जाती है नेक्स्ट स्टेट टेबल। देन दोस्तों तीसरा, जब आप नेक्स्ट स्टेट टेबल बना लेते हो, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है जी फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन टेबल। कि जो आपने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है उसका आपने ट्रांजिशन टेबल बनाना है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि आपने अपने इस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए किस फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, एसआर फ्लिप फ्लॉप है या जेके फ्लिप फ्लॉप है। तो आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने, यानी इस स्टेप 3 के अंदर सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने किस फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर जेके फ्लिप फ्लॉप की तमाम ट्रांजिशन को बयान करेंगे। ट्रांजिशन मीन कि मतलब जैसे ही आपकी क्लॉक पल्स आएगी तो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो क्या होगी, इसको दोस्तों हम कहते हैं ट्रांजिशन टेबल, फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन टेबल। तो यहाँ पे देखें फ्लिप फ्लॉप की ये आपकी दोनों इनपुट है जे और के, और ये इसकी आउटपुट है क्यू और क्यू टी प्लस वन। क्यू टी बेसिकली आपको दोस्तों आपको शो कर रहा है क्यू आउटपुट को, और ये जो क्यू टी प्लस वन है ना ये बेसिकली आपकी नेक्स्ट स्टेट को शो कर रहा है। ये समझ लें आप, ये जो है ना ट्रांजिशन टेबल के अंदर ये जो क्यू टी है ये आपकी करंट स्टेट है, और क्यू टी प्लस वन आपकी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो दोस्तों ये जो फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल है ना, इसको बनाने से पहले आप जोन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने जा रहे हो, उस फ्लिप फ्लॉप की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, मतलब उसका जो बेसिक वर्किंग है वो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको बेसिक वर्किंग एक दफ़ा रिवाइज करवाऊँ, तो जेके फ्लिप फ्लॉप की दोस्तों जो बेसिक वर्किंग होती है वो क्या होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर जे और के की वैल्यू ज़ीरो और ज़ीरो हो, ज़ीरो और ज़ीरो हो, तो दोस्तों आपके पास जो क्यू आउटपुट होती है वो क्या होती है, क्यू आउटपुट आपके पास ज़ीरो होती है। क्यू आउटपुट क्या होती है? ज़ीरो होती है। ये कब होती है? जब आपके पास ये उसका बेसिक ही वर्किंग है, जो मैंने आपको प्रीवियस बड़ी देर पहले जेके फ्लिप फ्लॉप की समझा चुका हूँ। कि अगर जे की इनपुट भी वहाँ ज़ीरो हो, के की वैल्यू भी ज़ीरो हो, तो जो क्यू आउटपुट होती है वो ज़ीरो होती है। इसी तरह दोस्तों अगर 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 आपके पास जे इनपुट जो है वो ज़ीरो हो, जबकि के इनपुट जो है वो 1 हो, तो इस सूरत में आपकी जो क्यू आउटपुट होती है वो ज़ीरो होती है। इसी तरह अगर जे की वैल्यू 1 हो और के की वैल्यू 0 हो, तो आपके पास जो क्यू आउटपुट है वो 1 होती है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपके पास जे और के की जो इनपुट हैं वो 1 और 1 हो, मतलब जे की वैल्यू भी 1 है, के की वैल्यू भी 1 है, तो ऐसी सूरत में दोस्तों आपका जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल मोड में चला जाता है। आपको याद है ना? मैंने आपको बताया था अगर जे की वैल्यू भी 1 है, के की वैल्यू भी 1 है, तो आपका जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल मोड में जाएगा। जब वो टॉगल मोड में जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि एक दफ़ा अगर वैल्यू 0 है तो वो 1 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम वैल्यू 1 है तो वो 0 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। दिस इज़ अ टॉगल स्टेट, ठीक है? अब दोस्तों इसी सेम वर्किंग को समझते हुए आपने यहाँ पे ये वैल्यूज़ फिल करनी है। यहाँ पे देखो ज़रा आप, यहाँ पे जो गौर कीजिएगा आप, ये बड़ा ईज़ी है इसको फिल करना। देखो, वो कहता है अगर जे की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू x है, x का मतलब है वो कुछ भी हो सकता है, के की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो आपने अब बताना है कि आपकी क्यू और क्यू आउटपुट क्या होगी। तो ये देखो, अगर जे की वैल्यू 0 है, तो ये देखो जे की वैल्यू 0 कहाँ पे आई? ये देखो, ये जे की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 अगर हो और के की वैल्यू कहता है कुछ भी हो, मतलब अब इसका मतलब हम जो है वो दोनों स्टेट चेक करेंगे। एक दफ़ा जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0, एक दफ़ा जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू कहता है x, का मतलब है कि के की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 0 के लिहाज से चेक करेंगे पहले, फिर जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 के लिहाज से चेक करेंगे। तो अगर जे की वैल्यू 0 हो और के की वैल्यू भी 0 हो, तो आउटपुट क्या आती है, करंट स्टेट क्या आती है, 0 आती है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे 0 लगा हुआ है। और उसकी नेक्स्ट अगर दोस्तों क्यू के करंट स्टेट जो है 0 है, तो उसकी नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी? उसकी नेक्स्ट स्टेट भी कहता है 0 ही होगी। क्लियर? ये वो बताना चाह रहा है। उसके बाद उसमें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है अगर अब दूसरी स्टेट के दूसरी यहाँ पे कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1। तो अगर देखो जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 हो, तो फिर भी आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये देखो बिल्कुल ठीक है। ये देखो क्यू क्या कहता है फिर भी अगर जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 हो, फिर भी आपकी जो क्यू आउटपुट है वो 0 ही आएगी और नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही आएगी। ठीक है? इस तरह नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट दोस्तों इसमें वो बता रहा है इस लाइन के अंदर कि अगर जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू एक्स है, मतलब 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो आप क्या करोगे, एक दफ़ा जे की वैल्यू 1 रख के और जे की वैल्यू 0 रख के चेक करोगे। फिर नेक्स्ट आप जे की वैल्यू 1 रख के और के की वैल्यू 1 रख के चेक करोगे। तो अगर जे की वैल्यू 1 हो और के की वैल्यू 0 हो, तो आउटपुट क्या आती है? 1 आती है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कि वो कह रहा है कि आपकी जो जे की वैल्यू है अगर वो 1 है और के की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो करंट स्टेट है वो तो 0 होगी क्यू के ऊपर, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या होगी? 1 होगी। उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 1 होगी। क्लियर? ऐसे ही वो कह रहा है कि अगर आपकी जो जे की वैल्यू है वो 1 है और क्यू की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है, तो इस सूरत में वो टॉगल स्टेट में जाएगा और टॉगल स्टेट में देखो यही होगा कि अगर करंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 होगी, अगर करंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 होगी। क्लियर हो गया जी? समझ आ गई बात की? ऐसे ही दोस्तों इसने बाकी भी बताया कि अगर जे की वैल्यू x है, यानी कुछ भी है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और जो अगर के की वैल्यू 1 है तो आपके पास करंट स्टेट जो है वो 1 होगी और नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 होगी। ऐसे ही x और 0 के ऊपर जो है करंट स्टेट भी 1 और नेक्स्ट स्टेट भी 1 होगी। ठीक है? तो ये आपने इस तरह से दोस्तों ये फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन टेबल जो है वो क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ वाला स्टेप है वो है करनौज मैप। करनौज मैप यानी शॉर्टली इसको के मैप भी कहते हैं, और के मैप आपको मैंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। उम्मीद है आपको के मैप की समझ है, क्योंकि मैंने आपको मिड के अंदर के मैप बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब के मैप दोस्तों यहाँ पे बनाना कैसे है? के मैप बनाने के लिए आपको आपने अपनी प्रेजेंट स्टेट लिखनी है, नेक्स्ट स्टेट लिखनी है और जेके फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स लिखनी है। अब दोस्तों अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट जो है वो 3 बिट्स पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेट भी 3 बिट्स की होंगी, और जेके फ्लिप फ्लॉप इसका मतलब अगर अगर आपकी नेक्स्ट स्टेट 3 बिट की है, तो इसका मतलब जेके फ्लिप फ्लॉप कितने लगे हुए हैं? इन 3 जेके फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे जो आपके पास ना ये J0 K0, ये बेसिकली आपके फ्लिप फ्लॉप नंबर
1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये जो J1 और K1 है ना, ये बेसिकली आपके फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 की आउटपुट को इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये J2 K2 है ना, ये आपके बेसिकली फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 की इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ ना Q0 Q1 Q2, ये बेसिकली दोस्तों आपकी आउटपुट्स है किसकी, ये आपके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, करंट आउटपुट है। उसके बाद ये आपके सेकंड फ्लिप फ्लॉप की करंट आउटपुट है और ये आपके थर्ड फ्लिप फ्लॉप की करंट आउटपुट है। इसी तरह ये जो आपको लिखा हुआ है ना Q0 Q1 और Q2 नेक्स्ट स्टेट के अंदर, ये बेसिकली आपकी जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी नेक्स्ट स्टेट है, ये आपके सेकंड फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेट है और ये आपके थर्ड फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट है। क्लियर हो गया? तो देखो बड़ा इजी है। और ये स्टेट कैसे निकालेंगे, ये स्टेट तो आपने ऊपर निकाल के आए हो। देखो अगर करंट स्टेट 0 0 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है 1, यानी 0 0 1 होती है। अगर करंट स्टेट 0 0 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 0 होती है। मतलब वही चीज़, 0 हो तो 1 होती है नेक्स्ट स्टेट, 1 हो तो 2 होती है, 2 हो तो 3 होती है नेक्स्ट स्टेट। तो ये वही ऊपर वाला टेबल उसने बनाया जो हमने स्टेप नंबर 2 के अंदर कंप्लीट किया था, करंट नेक्स्ट स्टेट टेबल। तो ये उसने वही बनाया। उसके बाद ये इनपुट तो आपको पता है, ये इनपुट तो आपको देनी आती हैं कि मतलब अगर जे की ये इनपुट तो आप ऐसे दोगे, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट आप ऐसे दोगे तो मतलब एक दफ़ा आप बताओगे कि जनाब अगर वैल्यू जो है के की वैल्यू जे और के की वैल्यू 1 या एक्स होगी, एक्स और 1 होगी, तो ये बेसिकली इनपुट कहाँ से निकाली हमने, ये इनपुट ऊपर से ही फाइंड की हमने। ठीक है, तो ये 200 इनपुट्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, ये इनपुट्स हैं, ये ओनली क्या है, इनपुट्स हैं, नॉट आउटपुट्स। आउटपुट आपकी ये वाली थी, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, ये आपको बस याद होनी चाहिए। अगर करंट स्टेट ये होगी, प्रेजेंट स्टेट ये होगी, तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी। अब दोस्तों इसी आपने कर्नौज मैप टेबल को देखते हुए क्या करना है, इसी कर्नौज मैप टेबल को देखते हुए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कर्नौज मैप्स बनाने हैं, हर किसी का अपना अलग अलग, हर किसी का अपना अलग अलग कनौज मैप बनाना है। अब कनौज मैप कैसे बनाना है, ये आपके समझे फंक्शनल टेबल है। इस फंक्शनल टेबल को आपने खुद क्रिएट नहीं करना, ये फंक्शनल टेबल हमें गिवन होगा। अब हमने इस फंक्शनल टेबल को देखते हुए यहाँ पे कनौज मैप ड्रा करने हैं। अब कनौज मैप बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, J2 का कनौज मैप बनाओगे। J2 अब कनौज मैप कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। सबसे पहले दोस्तों आप देखो कि आपके फ्लिप फ्लॉप के अंदर कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स कितनी है जेके की, तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जितने दोस्तों आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स हो ना फ्लिप फ्लॉप के अंदर, उतने आपने जेके के मैप्स बनाने हैं। तो ये देखो, ये आपके पास 6 के मैप्स हैं। ये देखो, ये जो फर्स्ट के मैप ना, ये बेसिकली किसके लिए है, J2 के लिए। ये किसके लिए है, K2 के लिए। K2 वाली लाइन के ऊपर, मतलब हर एक लाइन के ऊपर आपने बनाना है। तो मतलब आपकी जो फर्स्ट लाइन है इसके लिए बनेगा के मैप, फिर इसके लिए के मैप बनेगा, फिर इसके लिए के मैप बनेगा, ठीक है, फिर इसके लिए के मैप बनेगा, और फिर इसके लिए, और फिर इसके लिए। तो मतलब हाँ, आपकी फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स के अंदर जितने कॉलम्स हो ना, हर कॉलम के लिए अलग अलग आपने के मैप बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे 6 कॉलम थी, यार देखो 6 के मैप बने हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब यहाँ पे इसको फिल कैसे करना है वो आप बता देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने गौर करना है, ये देखें जी। अब इसको कैसे फिल करना है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने ये देखना है कि के मैप, आपको पता ना कैसे बनाते हैं। के मैप बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, लिटरल्स हैं, वो कितने हैं। आउटपुट लिटरल जो हैं, जो आउटपुट लिटरल्स हैं वो कितने हैं। तो आउटपुट लिटरल्स 3 हैं। कौन कौन से, Q0 Q1 एंड Q2। तो हमने दोस्तों क्या किया, Q2 और Q0 को सॉरी Q2 और Q1 को जो है वो यहाँ पे रो के अंदर डिफाइन कर दिया, और जो Q0 है उसको यहाँ पे कॉलम के अंदर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे Q2 और Q1 दो लिटरल्स हैं, तो दो लिटर के कितने पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे, 4, यानी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको ऊपर कॉलम के अंदर 0 और 1 दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली दोनों वैल्यूज हैं किसकी, Q0 की। ये किसकी, Q0 की। तो ऐसे ही दोस्तों आपने बाकी भी सारा कंप्लीट कर लेना। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप रटा लगा लो। रटा कैसे लगाना है, ये देखो जरा, ये जो आपकी रोज है ना, ये किसके लिए है, ये बेसिकली आपकी Q2 और Q1 की इनपुट्स के लिए है। और जो आपकी ये ना Q0, उसके लिए ये आपकी दो दो ये जो है ना कॉलम्स है, 0 और 1 वाला। ठीक हो गया, समझ रहे बात को। तो ये बस आपने इस चीज़ को पहले ड्रा कर देना है। उसके बाद ये जो अंदर वैल्यूज फिल हो रही है ना, ये वैल्यूज कैसे फिल की हैं, ये वैल्यू मैं आपको बाद में बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने ये जो है ड्रा कर देना, कैसे बोला, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने इस तरह से 4 रोज़ बनानी है और ऊपर 2 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, 5 बल्कि रो बना लो, ऊपर हेडिंग भी तो देनी है ना आपने, एक हेडिंग भी तो ऐड करनी है ना। तो 5 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो फर्स्ट के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले अपनी हेडिंग दोगे कि आपके पास कितने लिटरल्स हैं। तो जो Q2 Q1 है, उल्टा लिखना है आपने, मतलब Q2 Q1
स्लैश Q0 ऐसे हम लिखना है। उसके बाद जो नीचे आपके पास रोज़ हैं रिमेनिंग 4 उसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे वही सेम तरीका 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 मतलब ग्रे रूल को फॉलो करते हुए जैसे आपने के मैप के अंदर पढ़ा हुआ है ग्रे रूल को फॉलो करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ऊपर वाली जो 2 कॉलम्स हैं ना उसमें आपने एक दफ़ा 0 और एक दफ़ा 1 जो है वो फिल कर देना। तो ये आपके के मैप की जो टेबल था वो ड्रा हो गया। अब इसके अंदर ये जो वैल्यू फिल की हुई हैं ये वैल्यूज़ कैसे लेके आया आया हूँ मैं, तो ये वैल्यूज़ ज़रा गौर से समझिएगा। ये वैल्यू आपने गौर से समझनी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि ये जो आपका के मैप है ये किसके लिए बनाया आपने? ये बनाया है आपने J2 के लिए, किसके लिए? J2 के लिए। तो लिहाज़ा आपने अब अपने J2 वाले कॉलम को जो है वो फॉलो करना है, J2 वाले कॉलम को फॉलो करना है। अब इस J2 वाले कॉलम के अंदर सबसे पहली वैल्यू पकड़ें, सबसे पहली वैल्यू पकड़ें और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें कि आपके पास कौन से वाली रो और कौन से वाला कॉलम आ रहा है। कौन सी वाली रो और कौन सा वाला कॉलम आ रहा है, किसके लिहाज़ से? प्रेज़ेंट स्टेट के लिहाज़ से आपने देखना है, नेक्स्ट स्टेट के लिहाज़ से नहीं देखना, किसके लिहाज़ से देखना है? प्रेज़ेंट स्टेट के लिहाज़ से देखना है। तो दोस्तों J2 की जो पहली इनपुट है 0 उसके लिहाज़ से जो Q0 की वैल्यू है वो है 0। तो मैंने जैसे बताया कि ये जो ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ हैं ये Q0 की हैं और ये जो नेक्स्ट ये जो रो के अंदर दोनों 2 बिट्स हैं ये Q1 और Q2 की हैं। अब देखो यहाँ पे इस J2 की फर्स्ट इनपुट 0 के अकॉर्डिंग जो है Q0 की कौन-सी वैल्यू है? 0 तो मतलब हम 0 वाले कॉलम में आ जाएँगे। जैसे कि आपको पता है ये 0 Q2 Q0 का है और ये 1 भी Q0 का है। तो जैसे ही अगर Q0 की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी ना तो आपने इस कॉलम को फॉलो करना है और अगर Q0 की वैल्यू 1 होगी तो आपने इस कॉलम को फॉलो करना है। ऐसे ही दोस्तों उसके बाद अब आपने देखना है Q1 और Q2 की वैल्यूज़ क्या हैं। तो Q1 और Q2 की वैल्यू है 0 0 तो यानी आप इस वाली रो को फॉलो करोगे। अगर Q2 और Q1 की वैल्यू होगी 0 1 तो आप अपने इस वाली रो को फॉलो करोगे, सेकंड रो को। अगर Q2 और Q1 की वैल्यू होगी 1 0 तो आप अपने इस वाली रो को फोर्थ वाली रो को फॉलो करोगे। और अगर आपकी जो वैल्यू है वो 1 1 होगी तो आप इस वाली थर्ड रो को फॉलो करोगे। तो यही चीज़ आपने ये देखनी है। क्लियर? तो चलिए अब मैंने आपको बड़ा डीपली समझा दिया। अब मैं ज़रा आपको ज़रा बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने ये काम किया। अब देखिए सबसे पहली रो मैंने पकड़ी, सबसे पहली रो पकड़ी और इस पहली रो के अंदर Q2 और Q1 की वैल्यू क्या है? 0 0 तो ये देखें ये लिखा हुआ है 0 0 क्योंकि Q2 ये जो नीचे रोज़ के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये Q2 और Q1 को फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पे इस फर्स्ट रो के अंदर Q2 की वैल्यू भी 0 थी, Q1 की वैल्यू भी 0 तो मतलब 0 0 ये लिखा हुआ है। ये फर्स्ट रो के अंदर 0 0 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस फर्स्ट रो के अंदर आ गया। जैसे ही यहाँ पे आया, अब मुझे देखना है कॉलम। तो कॉलम को कौन फॉलो कर रहा है? Q0 तो Q0 की वैल्यू क्या है? 0 तो मतलब कॉलम ये वाला फॉलो होगा, ये वाला जो कि 0 को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये वाली सेल के अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा। अब इस सेल के अंदर वैल्यू क्या पुट करनी है, वो यहाँ से आपने देखनी है। ये देखो, इस वाली फर्स्ट रो के आपने अकॉर्डिंग चेक किया ना वैल्यूज़, तो इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ये टेबल किसका बना रहे हो आप? J2 का। किसका? J2 का। तो J2 की वैल्यू चेक करो क्या है? तो इस रो के अकॉर्डिंग J2 की वैल्यू 0 तो ये देखो मैंने यहाँ पे 0 फिल कर दिया। ऐसे ही मान लो एक और करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ समझ आ जाएगी ये मैंने कैसे किया। मान लो ये वाली रो के अकॉर्डिंग मैंने चलना है अब। अब इस रो के अंदर देखो Q2 और Q1 की वैल्यू क्या है? तो Q2 की वैल्यू भी 1 है और Q1 की वैल्यू भी 1 है। तो ये देखो यहाँ कहाँ है 1 1 तो ये देखो इस रो के अंदर Q2 एंड Q1 की वैल्यू 1 1 लगी हुई है। तो मतलब मैं इस रो को फॉलो करूँगा। अब रो तो ये वाली फॉलो करूँगा मैं। अब इस रो के अंदर कॉलम कौन-सा फॉलो होगा तो वो कैसे पता चलेगा? वो इस Q0 की वैल्यू चेक करके पता चलेगा। तो Q0 की वैल्यू क्या है? 1 ओह सॉरी 0 तो यानी हम कॉलम ये वाला फॉलो करेंगे। तो रो ये वाली, थर्ड वाली और कॉलम फर्स्ट वाला तो मतलब ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया। जैसे ही सेल सेलेक्ट हुआ, अब इस रो के अकॉर्डिंग आपने देखना है J2 की वैल्यू क्या है? तो इस रो के अकॉर्डिंग J2 की ये देखें वैल्यू है x हमने यहाँ पे देखें क्या पुट कर दिया? x पुट कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये काम कैसे किया। बाकी भी सारी ये के मैप ऐसे ही आपने कंप्लीट करनी है। जब जब दोस्तों आप ये के मैप कंप्लीट कर लोगे अब आपको पता है जब हम के मैप बना लेते हैं उसके बाद हमने क्या चेक करना होता है, हमने उसमें कॉमन सबसे पहले ग्रुपिंग करनी होती है। सबसे पहले क्या करना होता है? ग्रुपिंग करनी होती है। अब ग्रुपिंग किसकी करते हैं? 1 वाले सेल्स की ग्रुपिंग करते हैं। अब देखो दोस्तों अगर आप इस वाले देखो ना के मैप के अंदर तो इस के मैप के अंदर 1 कहाँ पे है? ये 1 है। तो ये 1 है। इस 1 की या तो पहला तरीका ये है कि आप इसकी एक सिंगल सेल का ग्रुप बना लो। सिंगल सेल का क्या बना लो? ग्रुप बना लो। लेकिन दोस्तों हमें ये भी पता है कि जिन सेल के अंदर एक्स लगा होता है ना, इसको हम कहते हैं डोंट केयर कंडीशन। जिस सेल के अंदर एक्स लगा होता है, अगर उन एक्स वाले सेल को हम अपने 1 वाले सेल के साथ कंबाइन करके बड़ा ग्रुप बनाना चाहें, तो वो भी हम बना सकते हैं, वो भी हम बना सकते हैं। ये चीज़ आपने पीछे पढ़ के आए हुए हो मिड के अंदर। के मैप अगर आपको नहीं आता तो भाई पीछे जाके एक दफ़ा रिवाइज़ कर लो। तो ये देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे
इस 1 और इस x को मिलाकर 2 का ग्रुप बना लिया, बड़ा ग्रुप बना लिया। ठीक है, ग्रुप बना लिया। अब उसके बाद इस टेबल में देखो, इस टेबल के अंदर ये देखो, ये सेम वही चीज़, इस 1 को इस x के साथ मिला के उन्होंने एक बड़ा ग्रुप बना लिया। उसके बाद अगर मैं इस के में आपको देखूँ तो इसके अंदर ये देखें, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलाकर हम ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन हमने चूँकि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है तो हमने क्या किया, हमने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए दोस्तों ये किया कि हम साथ x वाली वैल्यू को मिला लेंगे। तो मतलब हमने क्या किया, ये देखो ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। ये देखो 1 x x और 1, ये मतलब चारों मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे। ऐसे यहाँ पे देखो, ये चारों मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे। तो मतलब हमने अगर दोस्तों बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना हो तो हम x वाले बॉक्स को भी साथ इंक्लूड कर सकते हैं ग्रुप बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो ज़रा, और पहली चीज़ भी आपने पहला रूल भी याद रखना है। पहला रूल ये होता है कि पहला कोशिश ये करते हैं कि बड़े से बड़ा ग्रुप बने, लेकिन एक्स वाली सेल को यूज़ ना करना पड़े। लेकिन हाँ, अगर मजबूरी है आपकी कि आप अगर एक्स वाली सेल को यूज़ करते हो तो आपका और बड़ा ग्रुप बन जाएगा, तो फिर दोस्तों आप उसको बना सकते हो। और उसके बाद देखो यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे आप देखो, अगर इस आप के में आपकी बात करो तो इसमें देखो, एक तो ये कि ये 4 का ग्रुप बन रहा है, मतलब ये चारों सेल मिलकर आपस में 1-1 चारों मिलकर आपस में एक ग्रुप बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप गौर करो तो ये इससे बड़ा ग्रुप बन सकता है। कैसे भला? अगर मैं इस 8 के 8 सेल को आपस में मिला दूँ, इन 8 के 8 सेल को आपस में मिला दूँ तो मेरे पास एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा 8 का। क्योंकि दोस्तों जो 0 वाले सेल होते हैं ना, उनको नहीं आप मिला सकते, उनको आप नहीं मिला सकते। सिर्फ़ या तो 1 या x, इन दोनों सेल के वाले ग्रुप्स को आप मिलाकर आप बड़े से बड़ा ग्रुप बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप बना लिया। बजाय मैंने 4 के बनाने के, मैंने यहाँ पे एक बड़े से बड़ा ग्रुप बना लिया, किसका? 8 का। तो ये मैंने 8 का ग्रुप बना लिया। ऐसे यहाँ पे मैंने ये 8 सेल का एक ग्रुप बना लिया। अब दोस्तों ये जो आपने ग्रुपिंग की है, इन ग्रुपिंग में हमने कॉमन वैल्यू ढूँढनी होती है। सबसे पहले हम J2 के लिए, ये J2 का के मैप है, ये K2 का के मैप है। तो J2 के मैप के अंदर आपने देखना है कि आपकी कॉमन वैल्यू कौन-सी है। तो कॉमन वैल्यू कैसे ढूँढते हैं? ये देखो ज़रा, ये ग्रुप है ना, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग देखें कि आपकी कॉमन वैल्यू क्या है। इस ग्रुप के अकॉर्डिंग कितनी रो सेलेक्ट हुई हैं? इस दो ग्रुप के अकॉर्डिंग ये 2 रो सेलेक्ट हुई हैं। ये वाली 2 रो सेलेक्ट हुई हैं। इन 2 रो के अंदर बताएँ किसकी वैल्यू कॉमन है, Q2 की या Q1 की? तो देखो जो पहली वैल्यू है ना 2, 0 और 1, 0 और 1 ये है जी Q2 की। मतलब ये ऊपर-नीचे आपने देखना है। तो जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ है ना, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं ये Q2 की हैं। तो Q2 की वैल्यू दोस्तों क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है। ऊपर 0 है, नीचे Q2 की वैल्यू 1 है, लिहाज़ा ये सेम नहीं है। हमने सेम सिर्फ़ चेक करने होते हैं। जबकि अगर हम Q1 की वैल्यू चेक करें तो Q1 की वैल्यू ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, लिहाज़ा हमने यहाँ पे Q1 सेलेक्ट कर लिया। तो एक हो गया हमारे पास कॉमन Q1। उसके बाद इन 2 सेल्स के अकॉर्डिंग जो कॉलम सेलेक्ट हुआ है वो कौन-सा है? ये वाला, जो कि सिंगल कॉलम है। लिहाज़ा जब सिंगल कॉलम है तो यहाँ पे Q0 भी यहाँ पे आ जाएगा एज़ ए सिलेक्शन के तौर पर। उसके बाद ऐसे Q2 के अंदर देखोगे, Q2 के अंदर ये जो ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये 2 रो सेलेक्ट हुई हैं। अब इन 2 रो के अंदर जो है Q1 कॉमन है और Q0 कॉमन है, ठीक है? ऐसे अगर हम दोस्तों इस के मैप की बात करें तो ये किसके लिए है? ये J1 के लिए है। तो इसके अंदर कॉमन क्या है? इसमें सबसे पहले ये देखो कि इसमें कौन-सी रो सेलेक्ट हुई है? इसमें 4 रो सेलेक्ट हुई हैं, ये 4 रो सेलेक्ट हुई हैं। इन 4 रो के अंदर मुझे बताएँ, क्या 2 की वैल्यू के Q2 या Q1 कॉमन है? नहीं, कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन का मतलब है दोस्तों कि सारी बिट्स कॉमन हो, सारी बिट्स एक जैसी हों, लेकिन यहाँ पे सारी बिट्स एक जैसी नहीं है। लिहाज़ा यहाँ पे सिर्फ़ ओनली ये पूरा सिर्फ़ ओनली कॉलम सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि रो के अंदर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। लिहाज़ा कॉलम के अंदर अगर देखें तो कॉलम के अंदर ये सिंगल 1 है जो कि किसका है? Q0 का है। तो इसका मतलब J1 के लिहाज से Q0 जो है इसकी कॉमन वैल्यू में आएगा। ऐसे यहाँ पे भी K1 के अंदर भी यहाँ पे Q0 जो है वो कॉमन आएगा। मतलब जो यहाँ पे कॉमन आना है वही यहाँ पे कॉमन आना है सेम। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसके लिहाज से देखें तो इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें मतलब 1 कॉमन है। जब दोस्तों कोई भी वेरिएबल कॉमन ना हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 के 8 सेल सेलेक्ट हो गए हैं। तो यानी अगर यहाँ पे हम रो की बात करें तो ये 4 रो सेलेक्ट हुई हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर हम कॉलम की बात करें तो ये दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दोस्तों कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 आ जाता है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यही जो आपने कॉमन वैल्यू निकाली ना, इनको आप लिख लो आप नीचे जाके। तो 5वां स्टेप ये है, 5th स्टेप ये है लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स की। जो आपने फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स ऊपर के मैप के थ्रू निकाली है ना, उनके अंदर जो लॉजिक एक्सप्रेशन आपने फाइंड की है, मतलब कॉमन वैल्यू जो फाइंड की है वो लिख लो। दोस्तों J2 की कॉमन वैल्यू क्या थी? Q1 Q0। अगर आप गौर करो ऊपर जाके J2 की, ये देखो J2 की कॉमन वैल्यू क्या थी? Q1 Q2। और K2 की वैल्यू भी क्या थी? Q1 एंड Q0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो अब वही जो कॉमन वैल्यू हमने निकाली है वो लिखी हुई है यहाँ पे। ये देखो J1 और K1 की कॉमन वैल्यू क्या थी? Q1 Q0 एंड Q0। ऐसे J0 और K0 की कॉमन वैल्यू क्या आई है? 1 1। जैसे आपने ऊपर देखा अभी 1 वैल्यू आई है। ये देखो 1 और 1 वैल्यू आई है। हमने वही चीज़ सेम चीज़ नीचे लिख ली है, 1 और 1।
तो ये दोस्तों जो हमारे पास के में आपकी बूलियन एक्सप्रेशन, हमने लॉजिक एक्सप्रेशन जो निकाली है। अब इसी लॉजिक एक्सप्रेशन को देखते हुए हम अपना सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो छठा स्टेप क्या है? छठा स्टेप ये है कि सीक्वेंशियल सर्किट इम्प्लीमेंटेशन करो। सीक्वेंशियल सर्किट डायग्राम मतलब बनाओ, सर्किट बनाओ किसको देखते हुए? इस लॉजिक एक्सप्रेशन को देखते हुए। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, मुझे ये बताइए यहाँ पे जे और के कितने हैं? यहाँ पे 3 जे और के हैं, मतलब जे के 0, जे के 1 और जे के 2, तो मतलब 3 है ना जे के, तो मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप बनेंगे। तो कितने फ्लिप फ्लॉप बनेंगे? 3 फ्लिप फ्लॉप बनेंगे। ये जो पहला फ्लिप फ्लॉप है, इसकी जे और के इनपुट को हम 1 प्रोवाइड करेंगे। 1 के साथ कनेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे दोस्तों जे 0 और के 0 का मतलब है फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, और फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 के जे और के इनपुट को क्या इनपुट मिल रही है? 1 इनपुट मिल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो फर्स्ट जे के फ्लिप फ्लॉप है, इसके जे और के को हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ? 1 वैल्यू के साथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, अब ये जो आपके पास है ना जे 1 और के 1, ये बेसिकली डिनोट कर रहा है आपके इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप को। तो इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप के जे और के इनपुट पे क्या मिल रहा है? Q0 एंड Q0, जिसका क्या मतलब है कि जे और के जो इनपुट्स हैं वो कनेक्ट हुई हुई हैं आपके प्रीवियस जो फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप है उसकी क्यू आउटपुट के साथ, जो कि Q0 होती है। ठीक है? ऐसे ही आपका ये जो थर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये किसके साथ कनेक्ट है? ये बेसिकली आपके Q0 एंड Q1, Q0 और Q1 का मतलब क्या है? Q0 बेसिकली आपके फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 की आउटपुट है, और Q1 आपके फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 की आउटपुट है। तो मतलब कहने का ये है कि आपका ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप है, ये पीछे कनेक्ट होगा, इसकी जे और के इनपुट जो है वो कनेक्ट होंगी आपके इस फर्स्ट और सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट के साथ। यही देखिए हमने यहाँ पे किया। ये देखो ज़रा, फर्स्ट जो जेके फ्लिप फ्लॉप था उसकी दोनों इनपुट जो है जे और के, उसको 1 से कनेक्ट कर दिया। सेकंड जो जेके फ्लिप फ्लॉप है उसकी दोनों इनपुट को हमने प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्यू आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। और जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसकी जे और के इनपुट को देखे हमने इस एंड गेट से कनेक्ट कर दिया, और ये एंड गेट जो है बेसिकली कनेक्ट है इसके साथ Q0 के साथ और Q1 के साथ। ठीक है? समझिए बात को। तो ये देखो दोस्तों, इस तरह अब उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि ये जो इतने हैवी हैवी सर्किट होते हैं ये हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये देखो, इनको डिज़ाइन करने का कितना देखो आसान तरीका है। ये 6 स्टेप्स हैं अपने किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने के। क्लियर हो गया? तो ये देखो, मैंने इन्हीं इनपुट्स को देखते हुए अपना पूरा सर्किट डिज़ाइन करके दिखा दिया आपको। तो ये 6 स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 6 ये वाला था आपका सीक्वेंशियल सर्किट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 6 स्टेप्स के आपको नाम याद हों, और इनके जो जैसे मैंने वर्किंग समझाई है वैसे आपको वर्किंग इसमें आती हो। अगर आप सिर्फ नाम याद करते हो तो आपका ये शॉर्टकट तैयार हो जाएगा, और अगर आप इनके अंदर जो वर्किंग मैंने समझाई है वो वर्किंग कर लेते हो तो फिर आपका लॉन्ग वर्जन जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों सर ने एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है कि मान लो अगर आपने 3 बिट अप डाउन काउंटर बनाना हो, 3 बिट का अप डाउन अप डाउन काउंटर बनाना हो, तो उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे? सेम यही 6 स्टेप परफॉर्म करोगे। तो ये एक दूसरी एग्जांपल है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर वाली एग्जांपल अगर आपको समझ आ गई है, क्योंकि सर ने मज़ीद आपको 6 समझाने के लिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं। तो जो ऊपर वाला आपने किया ना, ऊपर वाला सर्किट किया वो किसका था? सीक्वेंशियल सर्किट अप काउंटर का था। सिर्फ ओनली अप काउंटर का। नीचे सर जो एग्जांपल देने जा रहे हैं वो है जी अप डाउन काउंटर के लिए है। ये करनी है तो आप खुद अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, नहीं करनी तो रहने भी दे सकते हो, क्योंकि अगर आपने ऊपर वाली अच्छे से कर दी, आपको समझ आ गई है तो बस ठीक है, फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो फिर इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। ठीक है? थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।